हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनडीए कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 43 को। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में कुछ समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे और प्लैंक क्वांटम थ्योरी को भी समझेंगे। इससे पहले हम 2 लेक्चर इस चैप्टर पे दे चुके हैं और बहुत सारे चैप्टर को भी हमने और कवर किया है, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों के द्वारा कहा गया है कि उनका एग्ज़ाम 6 सितंबर को है, तो हमारे द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि हम सिलेबस को ख़त्म कर सकें। हमारी तबीयत बीच में ख़राब होने के कारण बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुका था, इसी कारण हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। और अभी हम पूरे कंटिन्यूस होने की प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वीडियो लेक्चर जहाँ तक हो सके सिलेबस कंप्लीट करवा सकें हम शायद। तो आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए। आप जितना ही पढ़िए उतना को अच्छे से सीखिए, ताकि आप उतने को भी अच्छे से एग्ज़ाम में अप्लाई कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक मॉडल्स को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कैथोड रे के बारे में, चार्ज और मास रेशियो के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में हमने एनोड रे के प्रॉपर्टीज़ और एनोड रे के सभी को हमने कवर किया था। तो इस वीडियो में हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि एटॉमिक मॉडल्स एक्चुअली में एटॉमिक मॉडल्स दिया क्यों गया था, एटॉमिक मॉडल्स का यूज हमें क्यों पड़ा। देखिए, वेरियस एटॉमिक मॉडल्स हमें दिए गए और उस एटॉमिक मॉडल्स का बेसिक एम यही था, बेसिक नीड उसका नीड यही था, हमें जानना था कि किस तरह से जो एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जो उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, वो किस तरह से अरेंज होते हैं, किस तरह से अरेंज होते हैं वो एटम में। ठीक है, तो सभी एटॉमिक मॉडल का एक ही मतलब मेन मुद्दा था कि किस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम है वो किस वे से अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो चलिए इसके रिगार्डिंग सबसे पहला थ्योरम जो हमें मिला था, जो हमें पढ़ना है, वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। क्या है थॉमसन एटॉमिक मॉडल? जो थॉमसन के द्वारा दिया गया था, जे थॉमसन के द्वारा दिया था उन्होंने, और इस मॉडल को हम फर्स्ट एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहले थॉमसन ने इसे हमें बताया था एटम के बारे में कि किस तरह से उनके अनुसार किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं किसी भी एटम में। तो चलिए समझते हैं इस मॉडल को अच्छे से। और सॉरी, देखिए, अकॉर्डिंग टू थॉमसन के अनुसार, जो इस मॉडल में थॉमसन ने कहा था कि जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, एकदम एक पॉजिटिव चार्ज के जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज के एक बड़े से स्फीयर होते हैं। क्या होते हैं वो? एक स्फीयर टाइप के होते हैं, सॉरी, वो एक स्फीयर टाइप के होते हैं। वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिनकी रेडियस उन्होंने कहा था 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्या कहा था? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पॉजिटिव चार्ज में, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं, यानी उसमें लगे होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। जस्ट लाइक कि जैसे किसी तरबूजे में जो उसके सीड्स होते हैं, जिस तरह तरबूजे में उसके सीड्स लगे होते हैं, सिमिलरली उसी तरह एटम में भी जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसी तरह समान वे में लगे होते हैं। ठीक है, और वो इक्वल होते हैं किसके? पॉजिटिव चार्ज के। किसके इक्वल होते हैं? इक्वल होते हैं नेगेटिव चार्ज किसके? पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसी कारण इस मॉडल को प्लम-पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया था। क्या किया गया था? प्लम-पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया था। ठीक है, तो इस मॉडल का यही ड्रॉबैक था कि जो जे थॉमसन थे उन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया था। क्या बताया था? एटम के स्टेबिलिटी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया था कि एटम किस तरह से इलेक्ट्रॉन में अगर लगे भी होते हैं तो किस वे से लगे होते हैं उनके, न कुछ उन्होंने ऑर्बिट के बारे में ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं था। ओवरऑल उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया था। तो इसके कारण ये जो मॉडल है, ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, इसको फेल हो गया था, ये कहने का मतलब। और इसके बाद एक नया मॉडल दिया गया था 1912 में, जो कि रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, और उसे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, उन्होंने इस मॉडल को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अनुसार पे दिया था। किस पे दिया था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अनुसार पे इन्होंने मॉडल ये दिया था। तो देखिए, ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, और इसी के दौरान हमें न्यूक्लियस के बारे में भी पता चला था। इसी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला था कि एटम में एक न्यूक्लियस भी होते हैं। और चलिए सबसे पहले समझते हैं इस मॉडल को समझने से पहले हम आपको रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको हम थोड़ा आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल के थ्रू, ये क्या है? एक गोल्ड फॉयल है,
ये क्या है, गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल के थ्रू उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पास करवाया था, और इसे क्या कहते हैं, ये है एक डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या है, एक डिटेक्टर है। ये डिटेक्टर है। ये डिटेक्टर जनरली आपको उतना नहीं जानना है, लेकिन ये डिटेक्टर समझ लिए थोड़ा सा। ये इस पर इन्होंने जिंक का और बहुत सारे आप मेटल का कोटिंग करवा सकते हैं। ये इन्होंने जिंक का कोटिंग करवाया था, जिंक का। तो जिंक का कोटिंग इसलिए करवाया था कि वहाँ पे स्पॉट आपको लाइट का जो अल्फा पार्टिकल का स्पॉट है वहाँ से दिख सके। इसे डिटेक्ट करने के लिए करवाया था कि अल्फा पार्टिकल जो हम उस पर पास करवा रहे हैं गोल्ड फॉयल से, वो क्यों पास करवा रहे हैं। उसे अगर पास करवाएंगे अल्फा पार्टिकल को, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह से अल्फा पार्टिकल का रे उस मेटल से होते हुए निकल रहा है। तो इसे कारण वो डिटेक्ट करने के लिए यूज किया गया था। ठीक है, चलिए तो समझते हैं कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने क्या किया था कि गोल्ड फॉयल से जो अल्फा पार्टिकल को पास करवाया था, तो वो जो गोल्ड फॉयल भी लिया गया था वो एकदम थिन लिया गया था, एकदम बहुत पतला। इतना एकदम आप समझ सकते हैं बाल के लेयर के टाइप का, आप समझ सकते हैं इतना पतला थिन शीट लिया गया था, किसका, गोल्ड का। वहाँ पे प्लेटिनम भी ले सकते थे। क्योंकि उनके जो न्यूक्लियस होते हैं गोल्ड, और आपसे पूछा जाए कि गोल्ड और गोल्ड ही क्यों लिया गया, या फिर उसके जगह पे प्लेटिनम भी ले सकते थे। तो प्लेटिनम और गोल्ड का इसलिए ले सकते थे क्योंकि उनके जो न्यूक्लियस होते हैं बहुत लार्ज होते हैं। उनके न्यूक्लियस लार्ज यानी थोड़ा सा बड़े होते हैं और सबके अपेक्षा, इसके कारण उनको अच्छा रिजल्ट मिल सके, बस इसके कारण ही उनको गोल्ड या फिर प्लेटिनम लिया गया था। तो उन्होंने गोल्ड पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जैसे ही अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल के थ्रू पास करवाया गया था, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री पे सीधे सीधे जाके बाहर आ जा रहे हैं, यानी सीधे अगर उसके थ्रू पास होते हुए बाहर निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो जा रहे हैं, अपने पाथ से डेविएट हो जा रहे हैं। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बाउंस बैक हो जा रहे हैं। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, बाउंस बैक हो जा रहे हैं। देखिए ये अल्फा पार्टिकल क्या है, ये बाउंस बैक हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं। और ये अपने पाथ से कुछ डेविएट कर जा रहे हैं, देखिए। और कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ डेविएट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ से उन्होंने क्या समझा, तो इस बात को समझते हैं। तो चलिए इसके कंक्लूजन को समझते हैं कि जो कंक्लूजन निकला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, उस कंक्लूजन में क्या देखा गया कि जो मेजर पोर्शन ऑफ एटम है वो एम्प्टी है। मेजर पोर्शन ऑफ एटम एम्प्टी। ये कैसे पता चला कि मेजर पोर्शन ऑफ एटम एम्प्टी है? उन्होंने कहा कि मेजर पोर्शन ऑफ एटम ये एम्प्टी, क्योंकि जो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे, क्या थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या किए थे, वो सीधे सीधे पास कर गए थे, कहाँ से, एटम से। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास कर गए थे एटम से। इसके कारण उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि बहुत सारे एटम्स के जो पोर्शन है वो क्या है, खाली है, जिसके कारण एटम्स सीधे सीधे पास कर जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे एटम सीधे सीधे पास कर जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल के रे थे वो सबसे ज़्यादा नंबर में सीधे सीधे पास कर जा रहे थे। इसके कारण सबसे ज़्यादा पोर्शन एटम का क्या है, एम्प्टी है, उन्होंने कहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया था कि जो एटम्स के द एटम्स हैव वेरी स्मॉल डिजिट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। एटम्स के पास एक बहुत ही एकदम मजबूत और सख्त क्या है, एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, जिसके कारण क्या होता है, जिसे कि हम न्यूक्लियस उन्होंने कहा था, जिसे कि न्यूक्लियस उन्होंने कहा था। और कहा था कि जो अल्फा पार्टिकल है उस बॉडी से टकराते ही क्या हो रहा है, रिपेल हो जा रहा है, बाउंस बैक हो जा रहा है, रिपेल हो जा रहा है, बाउंस बैक हो जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज ही क्यों कहा था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और अल्फा जब पॉजिटिव जब आपस में मिलते हैं तो क्या होते हैं, वो रिपेल करते हैं। तो इसके कारण उन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, बड़ा सा रिजिड, और स्मॉल क्या है, बड़ी है। स्मॉल क्यों है, क्योंकि बहुत कम ही उससे क्या हो रहे थे, वापस आ जा रहे थे टकरा के। अगर ज़्यादा अमाउंट में टकरा के वापस आते तो क्या होता, वो साइज उनको क्या कहते हैं, वो न्यूक्लियस का साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा वो कुछ कहते हैं। लेकिन ऐसा तो था नहीं, क्योंकि वो तो बहुत कम ही अमाउंट ऑफ पार्टिकल टकरा के बाहर आए थे, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहे थे, सीधे सीधे निकल जा रहे थे। ठीक है, और देखिए उन्होंने ये भी कहा था कि द होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, सो इट इज़ वेरी हैवी एंड रिजिड। और वो जो हेवी और रिजिड क्यों है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एटम की जो मास है, मोस्ट ऑफ द एटम के जो मास है वो क्या है, वो कंसंट्रेटेड है किस में, न्यूक्लियस में। इसके कारण क्या है, वो हेवी है और भारी है, और क्या है, रिजिड है, कठोर है, सख्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस मॉडल आर एज फॉलोज। देखिए अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको वीडियो को स्लो करके उससे कम स्पीड पे देख सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल स्पीड लग रहा है तो बताइए कि आपको स्पीड और बढ़ाना है या फिर इसी स्पीड से मेंटेन रखना है। तो ठीक है, आप इस बात को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है। तो चलिए समझते हैं। द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस मॉडल आर एज फॉलोज।
जो क्या मेन पोस्टुलेट थे, जो आपको जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया उसके रिगार्डिंग जो मेन पोस्टुलेट दिया गया एटम के रिगार्डिंग वो क्या थे। उन्होंने कहा था कि एटम के मोस्टली कंसिस्ट ऑफ फ्री स्पेस। एटम जो होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री स्पेस को कंसिस्ट करते हैं, यानी एटम के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस प्रेजेंट होते हैं। ईच एटम कंटेन हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। प्रत्येक एटम एक हेवी बहुत ही भारी एक चार्ज बॉडी को कंटेन करते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को कंटेन करते हैं, जिसे कि उन्होंने न्यूक्लियस का नाम बताया था। क्या बताया था? जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला था उन्हें कि जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखिए ये पॉइंट उन्होंने जो जे थॉमसन थे वो उन्होंने नहीं बताया था इलेक्ट्रॉन्स के स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, एटम्स के स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। इन्होंने इस पॉइंट को कहा था, लेकिन हालांकि ये पॉइंट बाद में जाकर फिर भी इसमें भी बहुत सारी कमियां महसूस की, कमियां आई, इसके कारण नया भी एटॉमिक मॉडल दिया गया। तो चलिए समझते हैं पहले इस पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके न्यूक्लियस के अराउंड, किसके अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड, और जिसे कि हम प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसे कि जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उन्हें हम प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जस्ट लाइक जैसे जो और अदर प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो उसे हम प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। सिमिलरली उन्होंने न्यूक्लियस को सन मानकर, न्यूक्लियस को क्या माना था? सन मानकर, और अदर इलेक्ट्रॉन्स को, सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या माना था उन्होंने? सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या माना था? प्लैनेट माना था। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा था कि जस्ट लाइक प्लैनेटरी मोशन की तरह इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, ये उनका कहना था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए जो भी आपको पोस्टुलेट्स, जो भी आपको इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट्स बताया जाना है, उन सभी पॉइंट को आप याद कीजिए, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को, कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस। और उन्होंने जो न्यूक्लियस के साइज को बताया था कि वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एटम। स्वाभाविक है, क्योंकि एक बड़े से एटम एक छोटा साइज है, छोटा तो ये साइज तो कम ही होगा बड़े वाले से। तो इसी कारण कहा था कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है, उन्होंने न्यूक्लियस का साइज का जो रेडियस बताया था 10⁻15 मीटर बताया था। ठीक है, और एटम का जो रेडियस बताया था वो कितना बताया था? R = 10⁻−10 मीटर। और कहा था कि जो रेडियस होते हैं न्यूक्लियस के बहुत क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ एटम के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं इस न्यूक्लियस में, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? स्टेबलाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्स लगा होता है, उनके बीच क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्स आपस में लगा होता है, जिसके कारण क्या होते हैं? वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं? स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, चलिए ये सब तो उनका पोस्टुलेट था एटम्स के रिगार्डिंग। लेकिन उन्होंने क्या गलती बताया था, या फिर उनके जो गलती नहीं कह सकते, यानी उन्होंने क्या नहीं बताया था, उनके जो मॉडल्स के रिगार्डिंग जो ड्रॉबैक थे, जो लिमिटेशंस थे, वो क्या थे? चलिए उस बात को समझते हैं। देखिए उन्होंने ड्रॉबैक्स में, उनके जो ड्रॉबैक्स थे, उन्होंने अपने मॉडल में, उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, के इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं वो किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, ये सब उन्होंने नहीं बताया था। तो इसे हम ओवरऑल स्टेबिलिटी ओवरऑल समझते हैं कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। यही अभी आपको जो बोले हैं कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के रिगार्डिंग, न्यूक्लियस के अराउंड, वो किस तरह से है। ठीक है, उनके ड्रॉबैक, एक और ड्रॉबैक थे, इसी ड्रॉबैक को और अच्छे से समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक इसको मान लीजिए आप सर्कुलर ऑर्बिट है, जो सर्कुलर ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट? जो आपका न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो ऑर्बिट है। आप इस ऑर्बिट को आप एक इसको इलेक्ट्रॉन मानिए। ठीक है, आप इसको क्या मान लीजिए? एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करना है? मूव करना है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करना है। तो ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो किसी भी सर्कुलर पाथ पे, पता है आपको कि किसी भी सर्कुलर पाथ पे, एट एनी सर्कुलर पाथ, स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या होते हैं? किसी के भी स्पीड क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप मानते हैं कि किसी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो उसकी स्पीड को हम कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन उनके वेलोसिटी क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं।
ठीक है। वेलोसिटी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए वेलोसिटी वेरिएबल इसलिए होते हैं क्योंकि स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो वेलोसिटी है उसमें हम मैग्नीट्यूड और एज वेल एज क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या करते हैं हम उसके डायरेक्शन की भी बात करते हैं। क्यों डायरेक्शन की बात करते हैं कि स्पीड जो होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते हैं, स्पीड क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड क्या, वेलोसिटी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। इस सबको नोट करते चलिए। वेलोसिटी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसके लिए क्या होते हैं कि वो जो क्या होते हैं हमेशा वेरी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, इस पॉइंट को समझना था। तो चलिए अब जो आपको समझा रहे थे उससे हम समझाते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो रदरफोर्ड मॉडल में एक प्रॉब्लम था, एक ड्रॉबैक था कि जो अगर किसी कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आप अपने जो आपके फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, क्या पढ़ा था कि कोई भी चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन, चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं। और देखिए हर एक जगह पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आता है तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाता है तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, इधर हो गया, ठीक है। और मान लीजिए फिर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चला जाता है, कहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है तो फिर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसके अलोंग हो जाएगा। यानी वेलोसिटी उनके हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम तो बदलता रहता है। तो अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलेरेशन भी उसमें होगा, प्रोड्यूस होगा। तो आपको पता चल गया कि हर जगह एक्सेलरेट हो रहा है, बड़ी मतलब बड़ी क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो आपको पता है कि चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, किसे प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी प्रोड्यूस होगा तो कुछ एनर्जी निकलेगा, ठीक है, कुछ एनर्जी का लॉस होगा। तो उन्होंने यही इस बात को नहीं बताया था कि अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोड्यूस होने का एनर्जी लॉस होगा, अगर सीधे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट पे घूम रहा है तो उसका एनर्जी लॉस होते होते एक ऐसा समय आएगा जब क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो इस बात को उन्होंने अच्छे से नहीं बताया था कि न्यूक्लियस में अगर जो उसके चारों तरफ मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी के रिगार्डिंग, उसकी स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, ये सब, उसका अरेंजमेंट, ये सब कुछ उन्होंने नहीं बताया था। ये क्या था, उनका एक मेन सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। इस पॉइंट को समझ गए अच्छे से। ये पॉइंट जल्दी आपको नहीं बताया जाता है, ये नॉर्मली बहुत लोग कम बताते हैं इस पॉइंट को। ये पॉइंट सबसे मेन पॉइंट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक का। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट किससे समझते हैं हम, वो अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझते हैं, ठीक है। जैसे ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी हम समझते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दीज रेडिएशन एग्जिबिट बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक प्रॉपर्टीज। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं उनके पास पार्टिकल नेचर भी होते हैं और वेव नेचर भी होते हैं। जैसे डी ब्रोगली ने बताया था पार्टिकल और वेव नेचर, इसी तरह ये क्या होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास पार्टिकल नेचर भी होते हैं, क्या होते हैं, और कौन से नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होते हैं, ठीक है। तो और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम का रिक्वायर नहीं होता है। आपको पता है कि लाइट और साउंड की बात करें तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि उनको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। लाइट कभी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करते, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करते हैं, हीट भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करते हैं, उन्हें क्या है, एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या है, उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ट्रैवल करने के लिए, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेकेंड पॉइंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट को, कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दिए हुए हैं, इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दिए हुए हैं वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अनुसार दिए हुए हैं, कि जैसे जैसे आपको जिधर से आपका एरो दिखाया जा रहा है इस टाइप से, इधर से क्या है, वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अनुसार दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, याद रखना है,
आपको इससे क्या होते हैं, आपको इंक्रीजिंग वेवलेंथ के आपको पूछ सकता है ऑप्शन देके कि कोई 3 ऑप्शन देगा, पूछ दिया जाएगा कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा किसके वेवलेंथ है। तो ठीक है, इसको आपको याद रखना है, और कैसे याद रखेंगे आपको अभी हम बताएंगे। देखिए ये है सबसे पहले में कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। ठीक है, तो एफएम रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव को आप सिंपली रेडियो वेव करके याद रखिए, उससे ज़्यादा आपको उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो देखिए आपको इसको याद रखने का तरीका है कि कॉस्मिक को सी लिखिए, गामा को सी जी, और एक्सरे को एक्स, यूवी को यू, सी जी एक्स यू, विजुअल को वी, इंफ्रारेड को आई, माइक्रोवेव को एम और रेडियो वेव को आर लिखिए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, इसे आप याद रखिए, इस टाइप से आप याद रखिए। किस तरह याद रखिए, देखिए सी जी एक्स यू वी आई एम आर, किस तरह से सी जी एक्स यू वी आई एम आर, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिए, ये एक तरीका है इसको याद रखने का। हमने भी इसी तरह से याद रखा था, तो आप भी इस तरह से याद रखिए। आपको इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर जगह ये काम आता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो विजुअल आपके लाइट होते हैं, विजुअल रेज जो होते हैं, उनके जो फ्रीक्वेंसी है, क्या है फ्रीक्वेंसी है, वो 10⁻15 हर्ज के अराउंड होते हैं। किसके अराउंड होते हैं, 10⁻15 हर्ज के अराउंड होते हैं, किसके, विजुअल लाइट के फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब हम समझते हैं कि रिलेशन समझते हैं, किसके बीच रिलेशन समझते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं हम। ठीक है, न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू और किसके, वेवलेंथ लेमडा, फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लेमडा के और वेलोसिटी ऑफ लाइट सी में आपको रिलेशन समझते हैं। क्या समझते हैं, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए सी इक्वल टू वी इंटू लेमडा, इसके जो रिलेशन होते हैं सी इक्वल टू वी इंटू लेमडा होते हैं। तो लेकिन आपको क्या होते हैं, कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे कि सी इक्वल टू वी इंटू लेमडा है कि वी इक्वल टू सी लेमडा है, या फिर लेमडा इक्वल टू वी अपन सी, मतलब इस टाइप से बच्चे कुछ कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझना है इस जगह पे, आपको क्या समझना है। ठीक है, आपको यही समझना है कि हम इस रिलेशन को आखिर याद कैसे रखें। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो पता होगा, आपको काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है वेवलेंथ। ठीक है, लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है न्यू इक्वल टू 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और लेमडा क्या है, डिस्टेंस होते हैं, तो डिस्टेंस को हम लेमडा लिखते हैं, और एस क्या है, स्पीड है, स्पीड को हम सी लिखते हैं, और टाइम को क्या लिखते हैं, हम टी लिखते हैं। ठीक है, और इस टी वाले टाइम को लेमडा से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी सी इक्वल टू टी अपॉन लेमडा, तो इसको हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू टी इंटू 1/लेमडा, और 1/लेमडा क्या होते हैं, न्यू होते हैं फ्रीक्वेंसी, तो टी इंटू क्या होते हैं, न्यू हो जाते हैं, तो सी इक्वल टू, सॉरी टी लिख रहे हैं, सी इक्वल टू क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा, लेमडा अपॉन टी होता, लेमडा अपॉन टी होता, हम थोड़ा गलत लिख दिए हैं, लेमडा अपॉन टी होता, तो क्या होता है, ये सी इक्वल टू 1/टी को न्यू लिख सकते हैं, तो लेमडा इंटू न्यू, यानी सी इक्वल टू लेमडा न्यू, सी इक्वल टू लेमडा न्यू। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको ये क्या आ गया, इसके रिगार्डिंग रिलेशन हो गया। तो आपको ये याद करने के लिए हमने ये बताया कि आप किस तरह से इसको याद करके रख सकते हैं, जो सी इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसके यूनिट को समझ सकते हैं हम, सी इक्वल टू वी इंटू लेमडा, और स्पीड का यूनिट जो होगा वो सी न्यू इंटू लेमडा का भी यूनिट यही होगा। ठीक है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो सी इंटू लेमडा का भी यूनिट यही होगा। कैसे होगा, सी इक्वल टू न्यू का क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, यानी 1/टाइम पीरियड, यानी 1/सेकेंड, और लेमडा क्या होता है, मीटर, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर को इक्वल होते हैं 1/लेमडा के, वेव नंबर 1/लेमडा के इक्वल होते हैं, और इसे हम न्यू पे बार इस तरह से डिनोट करते हैं, न्यू पे बार, वेव नंबर को हम न्यू बार पे से डिनोट करते हैं, और इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर इनवर्स। क्यों मीटर इनवर्स होते हैं, 1/लेमडा एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो क्या हो गया, मीटर इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ये वेव नंबर हो गया। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आप याद रखिए, आपको इससे क्वेश्चन छोटे मोटे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ये सब आप याद कर रख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं।
नोट, हाँ कुछ नोट को समझते हैं। नोट में क्या समझेंगे कि जो एक्सरे होते हैं, आपको पता है कि एक्सरे कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एक्सरे कैथोड रे से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक्सरे कैथोड रे से प्रोड्यूस होते हैं। हमने जब कैथोड रे पढ़ाया था, उसके प्रॉपर्टीज़ को समझाया था, तो उसमें हमने एक पॉइंट्स को बताया था कि एक्सरे कैथोड रे से प्रोड्यूस होते हैं जब हम एक्सरे को हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल पे, मेटेलिक टारगेट पे डालते हैं, जैसे टंगस्टन हुए, टंगस्टन लाइक मेटल पे डालते हैं तो वहाँ से एक्सरे हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरे में समझना क्या है, एक्सरे का प्रोडक्शन तो समझ लिए, और एक्सरे को अगर प्रोड्यूस करते हैं और हम उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर एक्सरे को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि जब एक्सरे आर प्रोड्यूस इफेक्टिवली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल टारगेट एनोड, ठीक है। जब हम एक्सरे को, सॉरी मार्कर नहीं चला है, सॉरी दोस्तों, देखिए, तो एक्सरे को हम जब भी प्रोड्यूस करते हैं इफेक्टिवली, तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सरे को इफेक्टिवली यानी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, किसी घने मेटल पे, घने मेटल वाले एनोड पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, तब वहाँ से क्या होते हैं, एक्सरे को हम अच्छे से प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट इसी में समझना है कि जो एक्सरे होते हैं उनके पेनिट्रेटिंग पावर क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर यानी किसी भी मेटल को अंदर से छेद के, बहुत हेवी बॉडी को, बहुत हेवी कठोर मेटल को, कठोर किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, वो छेद के बाहर निकल पाते हैं। इसके कारण हम एक्सरे को क्या करते हैं, इंटीरियर ऑब्जेक्ट यानी बॉडी के इंटीरियर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आप एक्सरे करवाने भी जाते हैं तो देखते हैं एक्सरे का काम यही होता है कि आपके बॉडी के अंदर से होते हुए पास कर जाता है, जिसके कारण आपके जितने भी बोन्स हैं उनके क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर को छोड़ता हुआ चला जाता है। देखिए, एक्सरे कैथोड रे से प्रोड्यूस होता है, और कैथोड रे क्या करते हैं, उनके बीच में आने वाले जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके शैडो बनाते हैं। ये हमने आपको कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ में बताया था। तो उसी शैडो बनाने के कारण क्या करते हैं, वो बोन्स के शैडो जैसे ही एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं, अंदर बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, वो किसके, बोन्स के शैडो बनाते हैं, जिसके कारण कि डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि हाँ बोन्स कहाँ से ब्रेक है या फिर ब्रेक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे की बात करें, तो पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर जिस एनोड और कैथोड से हम क्या करते हैं, एक्सरे को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बीच के जो पोटेंशियल होते हैं, मान लीजिए एक एनोड है, एक कैथोड है, ठीक है। एक एनोड है, एक क्या है, कैथोड है, मार्कर नहीं चल रहा है, सॉरी। एक एनोड है, क्या है, एक कैथोड है, ठीक है। इसके बीच के जो पोटेंशियल होते हैं भी, इसके बीच के पोटेंशियल होते हैं, इसको अगर हम क्या करें, इंक्रीज कर दें, इसे हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, इसे अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, हमारा जो एक्सरे है उसका पेनिट्रेटिंग पावर यानी उसके किसी भी चीज़ को भेद के जाने के अंदर जो एबिलिटी होगी, या फिर किसी को छेद के अंदर बाहर के क्रॉस पास करने के लिए एबिलिटी होगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हम किसके लिए यूज करेंगे, ये हम पेनिट्रेटिंग पावर, अगर एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं कि उनके बीच जो एनोड और कैथोड रे से जो प्रोड्यूस होते हैं रे, उनके पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे। ये क्या होते हैं इससे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पॉइंट से, तो ये भी क्या है, वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। किसे समझेंगे हम, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और ये हमारे इस टॉपिक का लास्ट है, ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने वीडियो से बोर्ड्स मॉडल के बारे में समझेंगे, उनके कुछ ड्रॉबैक्स को समझेंगे, एनर्जी को निकालना सीखेंगे, रेडियस को निकालना सीखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना सीखेंगे। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं हम। देखिए, प्लैंक क्वांटम थ्योरी बेसिकली जो मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा गया था, मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। और इस थ्योरी में, इस पोस्टुलेट में उन्होंने कहा था, द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। इनके जो थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट हैं उनको हम समझते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जो एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन से, किसी भी एटम में या फिर मॉलिक्यूल से जो एनर्जी इमिट होते हैं, इमिट होने का मतलब एनर्जी निकलते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं, क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, वो क्या होते हैं, एक स्मॉल पैकेट के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं या फिर निकलते हैं, क्या होते हैं, एक स्मॉल पैकेट के रूप में, छोटे छोटे पैकेट के रूप में क्या होते हैं, ये पैकेट, इस टाइप के पैकेट, अलग अलग टाइप के पैकेट कहने का मतलब एकदम स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, वो निकलते हैं। और उस पैकेट को उन्होंने क्या बताया था, क्वांटा बताया था। क्या बताया था, उस पैकेट को हम क्वांटा कहते हैं, क्या है, क्वांटा कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्वांटा है वो क्या होते हैं, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं, यानी 1 2 3 4 इस टाइप में होते हैं, ठीक है। मार्कर काम नहीं कर पा रहा है, इससे कहना भी नहीं लिख पा रहे हैं ठीक से। तो ये क्या होते हैं, एक स्मॉल एनर्जी पैकेट के रूप में होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से एनर्जी के पैकेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो
वो जो एनर्जी जो क्वांटा होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या बताया था कि जो क्वांटा होते हैं, जो स्मॉल एनर्जी पैकेट जो होते हैं जिसे हम क्वांटा कहते हैं, वो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, फ्रीक्वेंसी के यानी न्यू के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। और यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के ई इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको हटा के एच इंटू न्यू कहा गया। ठीक है, एच इंटू न्यू कहा गया था, ई इक्वल टू एच इंटू न्यू दिया गया था। और इसी एच को हम प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो ई एनर्जी जो क्वांटा होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं न्यू के। और इसी ई को हटा के एच इंटू न्यू क्या गया था, और इसी एच इंटू न्यू को क्या कहते हैं, इसी एच को हम क्या कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और जिसके वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होते हैं। ठीक है, सॉरी पर सेकेंड नहीं, 10⁻4 जूल सेकेंड होते हैं। अब देखिए इसके जो यूनिट है उसको आप किस तरह से याद करिएगा, इससे हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए एनर्जी इक्वल टू क्या होते हैं, मार्केट में काम नहीं कर रहा है। एनर्जी इक्वल टू होते हैं, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी, वर्क की एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का ही मतलब होता है जूल। ठीक है, एनर्जी का मतलब क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, जूल। तो अब हम क्या समझेंगे कि हमें एच का यूनिट निकालना है, किसका यूनिट निकालना है, एच का, प्लैंक कांस्टेंट का। तो ई इक्वल टू होता है एच इंटू न्यू, एनर्जी का यूनिट जूल होता है और एच का यूनिट तो हमें निकालना है। और न्यू यानी क्या है, बताइए, न्यू एक के क्या है, फ्रीक्वेंसी। और न्यू इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड, और यानी इसका 1 टाइम पीरियड यानी 1 सेकेंड यानी सेकेंड इनवर्स, इसका यूनिट यही होगा। तो एनर्जी का यूनिट जूल इंटू एच इंटू न्यू का यूनिट क्या हो गया, 1 सेकेंड, यही हुआ 1 सेकेंड। तो एच का यूनिट क्या हो गया यहाँ से, जूल इंटू सेकेंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, जूल इंटू सेकेंड हो गया। इसे आप याद रखिए, जूल इंटू सेकेंड होता है। ये क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट होता है। आप इसे बहुत बच्चे रट लेते हैं, तो इसे रटिए नहीं, आप इसे थोड़ा कंसेप्ट से समझिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत दिन तक भी याद रहे और आपको एग्जाम में अच्छे से आप इसे दे पाएँ। ठीक है, क्योंकि रटने के लिए बहुत चीज़ है, आप सबको रटने लगिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि हमने आपको जो इस पहले पॉइंट बताया था कि जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकलते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटाइज होते हैं, यानी एक इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। तो इस पॉइंट में यही कहा गया था कि द एनर्जी ऑफ क्वांटाइज यानी एक क्वांटाइज होते हैं, यानी इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। और उस इंटीग्रल मल्टीपल को, और जो आपका ई इंटू एच न्यू था जो रिलेशन, इसे अच्छे से सुधार के उन्होंने एक नया इसके साथ टर्म जोड़ा जो कि है एन। क्या है, एन, और एन क्या है यहाँ पे, एक क्या है, इंटीजर। एन क्या है, एक इंटीजर है। क्या है, एन एक इंटीजर है, यानी ई इक्वल टू एन एच न्यू। ये क्या है, एन एच न्यू है, ये एक नया रिलेशन है। और एन यही बताता है कि एन क्या है, कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी एन इक्वल टू 1 2 3 4 इस टाइप के मल्टीपल में होंगे। जो क्वांटा ऑफ एनर्जी निकलेंगे, इमिट करेंगे या फिर एब्जॉर्ब करेंगे, वो क्या होंगे, इक्वल टू एन एच न्यू के टर्म में होंगे, यानी 1 एच न्यू 2 एच न्यू इस टाइप के टर्म में आपको वहाँ पे रिलीज होंगे। चलिए ये था प्लैंक कांस्टेंट के बारे में, ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी था। आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेरी हो तो हमें जरूर बताइए। वीडियो को यहीं तक दें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।